हे एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके पहले आपने दो चीज़ें कवर कर ली हैं, बहुत अच्छे से आपने वो कवर कर लिया होगा वीडियो देख के, ये मैं आशा करता हूं आपसे। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? सबसे पहले आपने बिगनिंग कवर कर ली है और दूसरी चीज़ आपने सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं कृषि यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, कृषि की तकनीक की तरफ। यानी जो हड़प्पन लोग हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, इनकी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं कि हड़प्पन्स वर वेल वर्स्ड इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज एज वेल। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि में भी उतने ही परफेक्ट थे जितने कि बाकी एक्टिविटीज में। बाकी का मतलब है कि हड़प्पा को देखने के बाद डिक्लेयर क्या किया गया कि ये एक अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन है। क्लास 11th में तुमने पढ़ा हुआ है कि जो अर्बनाइज्ड एरिया होते हैं वहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो कम होती हैं, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ज्यादा होती है। लेकिन हड़प्पा में दोनों चीजें देखने को मिलती हैं हमें। ये एग्रीकल्चरल सरप्लस एग्रीकल्चर भी है यहाँ पे और साथ साथ ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी देखने को मिलती हैं यहाँ। तो पहले हम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं। डेफिनेटली आगे हम ये भी देखेंगे कि इनके पास जो ट्रेड था वो भी कितना रिच था। तो हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं। अब देखो, इस पूरे चैप्टर में जितनी भी चीजें डिस्कस हो रही हैं, आगे वो ट्रेजेडी डिस्कस करूंगा मैं कि क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ, कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं कि हम मेसोपोटामिया जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था उसकी तरह क्लास 12th में हम हड़प्पा के बारे में 100% श्योर क्यों नहीं है। क्योंकि एविडेंसेस इतने एक्यूरेट डे टू डे लाइफ के एविडेंसेस कनेक्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। यहां कृषि की तकनीक की जब बात होती है सिंधु घाटी सभ्यता में, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की जब बात होती है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो हमें कुछ चीजें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी में तुमने क्या पढ़ा? सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी में तुमने पढ़ा कि कई तरीके के ग्रेन्स, अनाज जो है उसके एविडेंसेस मिले हैं। व्हीट मिला, बार्ले मिला, ठीक है, लेंटिल्स मिला, चिकपी, सीसम, मिलेट्स, ये सारे ग्रेन्स थे। याद रखना है हमें, इनको भूलना नहीं है। ये सारे कीवर्ड्स, कीवर्ड का मतलब है ये जो ग्रेन्स के वर्ड हैं इनको आपको याद रखना है। एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन सी चीज कहां से मिली है। गुजरात से मिलेट्स मिला था हमें, ठीक है, यानी गुजरात में सबसे ज्यादा मिलेट्स के एविडेंसेस मिले हैं। राइस रिलेटिवली कम मिला है, लोथल, रंगपुर वगैरह से। तो फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स, अनाज के एविडेंसेस मिल रहे हैं आपको, अनाज मिला हुआ है। इट सिंपली मीन्स अनाज बिना एग्रीकल्चर के तो आएगा नहीं, तो एग्रीकल्चर होता था यहाँ पे, मतलब ये चीज कवर हो गई। देखो, एवरीथिंग वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट इन हड़प्पा। देयर इज नथिंग विच इज रिटन इन द वे दैट वी कैन डिकोड इट। मीन्स हड़प्पा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तरीके से लिखा हो जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ पाए, अनलाइक मेसोपोटामिया। तो यही प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे जो एविडेंसेस मिलते हैं ना, इन एविडेंसेस को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। और जब हम एविडेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन और रेफरेंसेस मिला के एक कंक्लूजन बना लेते हैं कि ये होता रहा होगा डेफिनेटली। तो हमारे पास फाइंड्स ऑफ ग्रेन है, फाइंडिंग्स ऑफ ग्रेन्स हैं। वी हैव गॉट सो मेनी ग्रेन्स, वीट, जिनके जिनके नाम मैंने अभी आपको गिना दिए। तो इसका साफ मतलब है कि यहां पर क्रॉप प्रोडक्शन हुआ होगा, यहां पर कृषि रही होगी, ठीक है। चलो बट द ट्रेजेडी इज, व्हाट इज द ट्रेजेडी? द ट्रेजेडी इज दैट वी कैन नॉट फिगर आउट व्हाट, क्या नहीं फिगर आउट कर सकते कि जो एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं ये क्या रही होंगी। हमारे पास एविडेंसेस जो जो मिल रहे हैं, इन एविडेंसेस से हम अपनी जो हिस्ट्री है इसको रिकंस्ट्रक्ट करते चले जा रहे हैं। बट हड़प्पा के साथ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्लास 12th में आप ये बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और आगे मैं और इसको क्लियर करता चला जाऊंगा जैसे जैसे वो रिलेवेंट टॉपिक आएंगे, कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसमें इश्यूज ये आ जा रहे हैं। हम जो एक तो क्या है कि एक्सकेवेशंस के दौरान हड़प्पा में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, मोहनजोदाड़ो से हमें बहुत कुछ मिला और बाकी सारी साइट से हमें बहुत कुछ मिला भी। पर एक्सकेवेशंस की जो टेक्निक थी शुरुआत में, उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचा दिया।
इसके बाद मिली भी तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मटेरियल रिमेन्स ज़्यादा मिले हैं, इनकी जो राइटिंग्स है वो डिकोड नहीं हो पा रही हैं। तो हो सकता है इनके राइटिंग पैटर्न में ये सीक्रेट्स लिखे रहे हों, ये चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हों कि व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वर देयर, किस तरीके की कृषि की पद्धतियां और किस प्रकार की कृषि के अभ्यास यहाँ पर थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का रिलेट करना, उस मोमेंट को, उस प्रैक्टिस को रिकंस्ट्रक्ट करना इज डिफिकल्ट फॉर अस। ऑलराइट, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रिकंस्ट्रक्ट द एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। वी कैन जस्ट फिगर इट आउट ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल रिमेन्स। क्या क्या फिगर आउट कर सकते हैं हम? तो हमें सबसे पहली चीज, वी हैव रिप्रेजेंटेशंस, बहुत सारी ऐसी सील्स मिली हुई हैं। ठीक है, जैसे इस चैप्टर की शुरुआत में जब मैं बिगिनिंग के बारे में पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें आपने देखा था कि एक आपको गोल्डन कलर की सील का इमेज दिखाया जा रहा था, उसमें वन हॉर्न राइनो था। ठीक है, एक सींग वाला। वैसे ही आपको राइनो नहीं, वन हॉर्न एक एनिमल था। ठीक है, उसी तरह का कुछ एनिमल था। ठीक, इसी तरीके से आपको बहुत सारी सील मिली हैं, जिन सील में आपको डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिपिक्ट होते हैं, दिखाई देते हैं। तो यहां पर कुछ सील मिली हैं। ठीक है, इसके अलावा टेराकोटा स्कल्पचर, टेराकोटा एक तरीके की क्ले होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टेराकोटा के जो खिलौने या मूर्तियां, स्कल्पचर्स मिले हैं, ये स्कल्पचर्स इंडिकेट करते हैं कि हड़प्पन्स वर अवेयर अबाउट बुल। ठीक है, ये फोटो देख लो। तो ये एक सील में डिपिक्टेड मिला है, प्लस इसी तरीके से हमें एक स्कल्पचर मिला है। मतलब ऐसा ही जो आप कह सकते हो कि एक मोहर या सील में इसी तरह का कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ मिला है, प्लस वी हैव स्कल्पचर्स। हमें इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियां हैं, छोटे छोटे टॉयज टाइप के मिले हैं। अब ये इंडिकेट करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, अगर इसकी मूर्तियां बनी हुई हैं मींस ये लोग जानते थे इनके बारे में। अब वो एक्चुअली क्या क्या यूज इससे वो ले सकते थे, ये थोड़ा सा एक्चुअली में लिखा हुआ डिकोड हो जाता तो 100% श्योरिटी हो जाती। अभी क्या है, अभी हम अपने मॉडर्न टाइम में, प्रेजेंट में जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, उसमें ये जो फिट बैठते हैं, उसी में हम अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा, हम इस तरह से आज बैल का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे वो लोग भी करते रहे होंगे। बैल का इस्तेमाल आज ग्रामीण और रूरल इलाके में कृषि के लिए होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए होता है, तो डेफिनेटली हड़प्पन्स भी इसका काम, इसका यूज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए करते रहे होंगे। तो दिस इज जस्ट वी आर ट्राइंग टू रिलेट द फैक्ट्स। ऑलराइट, दूसरी चीज, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाऊ। हमारे पास प्लाऊ समझते ना, प्लो या प्लाऊ कहते हैं उसको, अलग अलग अंग्रेजी का अपना अपना एक्सेंट है। ठीक है ना, तो अब ये जो है, अरे हल हिंदी में इसको कहते हैं, खेत की जुताई करने के काम में आता है। बेसिकली आपने रूरल एरियाज में देखा होगा कि बैलों के गर्दन के पास में इस तरीके से एक लकड़ी का ऑब्जेक्ट रखते हैं, और उसके बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट होता है जो जमीन में, खेत में दबा दिया जाता है। तो पुराना जो पैटर्न है, जब आज की तरह वाइड स्प्रेड ट्रैक्टर्स और दूसरे चीजों का इस्तेमाल नहीं होता था खेत को जोतने के लिए, बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि जो नीचे की मिट्टी है, जो कि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स से रिच है, उस मिट्टी को ऊपर लाया जाए, और ऊपर की जो मिट्टी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं पिछले साल फसल होने की तुलना में, तो उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए। जिससे क्या होगा, हम ऊपर जब बीज बोएंगे तो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और इस तरीके से हमारी क्रॉप ज्यादा फ्लॉरिश होगी। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस, यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हमारे पास एविडेंसेस मिले हैं हड़प्पा में। किस चीज के एविडेंसेस मिले हैं? वी हैव गॉट दिस। ये आप इमेज यहां पे देख रहे होगे, तो ये हल मिला है लकड़ी का हल, ये आप इमेज में देख लो बहुत अच्छे से। तो लकड़ी का इस तरह का हल बना हुआ मिला है। ठीक है ना, अब ये अलग अलग साइड से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक, जैसे चोलिस्तान एंड बनावली, ये जो साइट्स हैं चोलिस्तान और बनावली, यहां से मिले हुए ये हल आपको ये इंडिकेट करते हैं कि बहुत सिंपल है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में दो चीजों का इस्तेमाल रहा होगा। पहला है बुल और दूसरा है प्लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। प्लाउ फील्ड्स, जुता हुआ खेत। तो हमारे पास एक्सकवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान, ये बड़ा एक यूनिक चीज निकल के आया। ठीक है, ये इसलिए भी यूनिक है क्योंकि उस जमाने में साइंटिफिक जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इनके तरफ इंडिकेट करता है कि हड़प्पन्स को बहुत बढ़िया आइडिया था कि मल्टीपल क्रॉप्स कैसे ग्रो करना है,
और बेसिकली किस तरीके से जो खेत की जुताई होनी चाहिए वो कैसे कैसे करना है, तो ये चीज बहुत अच्छे से उनको आती थी। ठीक है, सो एविडेंसेस ऑफ अ प्लाउ फील्ड एट कालीबंगा, राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है कालीबंगा। ठीक है ना, यहां से आपको ब्लैक बेंगल्स के एविडेंसेस भी मिले, इसीलिए इस जगह का नाम भी कई बार जो वो पड़ता है कालीबंगा। ठीक है, तो वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ दिस प्लाउ फील्ड। अब इसमें क्या है, किस तरीके का है ये समझ लो, क्या इंडिकेट करता है ये। ठीक है, ये जो है ये अर्ली हड़प्पन एज का है, आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा। तो जो अर्ली हड़प्पा वाला पीरियड है आपका, यानी जब ये सेटलमेंट अपने इनिशियल फेज में था, शुरुआती फेज में था, तो उस दौरान यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती रही होंगी। धीरे धीरे फिर बाद में जाके ये क्या है, अर्बन कल्चर की तरफ ज्यादा झुकाव इनका हो गया होगा, ज्यादा इंक्लाइनेशन हो गया होगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत में तो ये सारी जो है वो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज थी। तो यहां पर जब कृषि होती थी तो कृषि के दौरान खेत की जुताई की गई होगी। सो द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फरोज, फरोज का मतलब खांच जो बनी, जो उनकी जुताई हुई, तो जुताई के दौरान जो खांच जैसी बनती है, मतलब मिट्टी के ऊपर आने की वजह से जो हल्का सा गड्ढा जैसा बन जाता है, ठीक है, वो क्या है, राइट एंगल्स में एक दूसरे को डाइसेक्ट करता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये सजेस्ट करता है कि हड़प्पन्स वर अवेयर अबाउट द डिफरेंट क्रॉप पैटर्न्स, मींस हाउ द टू डिफरेंट क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड और कैन बी ग्रोन टुगेदर। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखो यहां पे, इस तरीके से जब खेत की आप जुताई करते हैं तो इस तरीके से आपका जो फरो जैसा बन जाता है, क्लियर है, ऐसी फरो बनी हुई है। और फिर इसमें इस तरीके से भी आप देखोगे तो फरोज खींची हुई हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। टू सेट्स ऑफ फरोज जो है वो एक दूसरे को राइट एंगल्स पे डाइसेक्ट करती हैं या राइट एंगल्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, दिस इज द जेन्युइन एग्जाम्पल दैट द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वाज एट इट्स पीक। उनको कृषि के उन्नत तरीकों या कृषि के एडवांस तरीकों के बारे में पता था। मूविंग टू द टूल्स, अब पहले ही मैंने कह दिया वीडियो के शुरुआत में, वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट द एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो वी आर नॉट श्योर कि कौन कौन से किस किस तरीके से जो टूल्स इस्तेमाल किए गए होंगे, कि जैसे आज जो खेती है, एग्रीकल्चर है, उसमें बहुत सारे मॉडर्न जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, इक्विपमेंट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, या मैं कहूँ 5000 साल पहले, बेसिकली मतलब आज से तो 5000 साल हो गया, तो आज से 5000 साल पहले ये जो हड़प्पन लोग हैं ये किस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल किए होंगे अपनी कृषि को अच्छे से उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इमेजेस हैं यहाँ पर, ये कॉपर टूल्स हैं, ये एक्सकेवेशंस के दौरान मिले हैं। अब जब एक्सकेवेशंस के दौरान मिले तो इनको रिलेट किया गया कि यार ये किस काम में आया होगा, तो इनकी एजेस देखने पे समझ में आता है कि ये कटिंग के लिए इस्तेमाल की गई। इनकी जो एजेस हैं ये देख के समझ में आता है कि डेफिनेटली दे वुड हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग टू कट, फॉर सम कटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो शायद हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए इन चीजों का इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक है ना, तो ये स्टोन ब्लेड्स हैं, ये स्टोन ब्लेड्स जो हैं इनको वुडन हैंडल्स पर शायद टाई किया गया होगा, बांधा गया होगा, इस तरीके से बांधा गया होगा कि बाद में जब उसको क्रॉप को, फसल को काटना होगा तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा लकड़ी के साथ साथ मेटल के भी इस तरीके से हैंडल्स हैं, जिन हैंडल्स में माइट बी इन चॉपिंग जो ब्लेड्स हैं, ठीक है, इनको या मतलब स्टोन की जो चॉपिंग ब्लेड्स हैं इनको इस्तेमाल किया गया होगा। सो वी आर नॉट श्योर 100%, बट वी कैन जस्ट फिगर इट आउट दैट सच टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स और द टूल्स जो है वो हड़प्पन्स यूज किए होंगे अपनी कृषि की एक्टिविटीज में। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, कृषि के लिए हमें अनाज का आइडिया आ गया, लेकिन इसके साथ साथ हमें दूसरी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर के लिए वो क्या है कि वाटर की एबिलिटी होनी चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो वाटर, अब डेफिनेटली ये जो पूरी आप सेटलमेंट देखते हैं तो इस पूरी सेटलमेंट में ज्यादातर सेटलमेंट जो है वो रिवर्स के आसपास है, तो वाटर्स तो अबंडेंस में रहे होंगे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको वाटर के रिसोर्सेस ना मिले होंगे, वाटर के रिसोर्सेस तो अबंडेंस में है। लेकिन हमें कुछ यूनिक पैटर्न देखने को मिलते हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि हाँ, इनको इरिगेशन की जो
टैक्टिक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो भी बहुत अच्छे से पता थी। चलो, सो मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। अब सेमी एरिड लैंड क्या होता है, बहुत अच्छे से पता है आपको। सेमी एरिड लैंड मतलब जहां पे रेन तो होती है लेकिन बहुत ज्यादा अबंडेंस में, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम, मतलब ना के बराबर या बारिश होती ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि अबंडेंस रेन, मतलब ठीक ठाक बारिश हो जाती है, ये कम रेन होती है, ऐसा कम रेनिंग होती है। तो कम बारिश वाले जो इलाके होते हैं उन्हें हम सेमी एरिड लैंड कहते हैं। सो कुछ कुछ साइट्स आप यहाँ पे इस मैप में देख पा रहे होगे, आपको दिख रही हैं जो बहुत अच्छे से। कुछ कुछ साइट्स ऐसी हैं जो ना तो, ये देखिए इधर मोहनजोदड़ो के ऊपर चले जाओ आप, ठीक है, तो ये डायरेक्टली ना तो रिवर्स के आसपास लोकेटेड है और ना इधर सी कोस्ट के एरिया में लोकेटेड है। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स भी आपको मिल जाएंगी जो थोड़ा सा इनलैंड एरियाज में लोकेटेड है। अब इनलैंड एरियाज में अगर लोकेटेड है तो इनको वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो तो चाहिए, जल की उपलब्धता तो चाहिए। कहां से लेके आएंगे ये पानी, तो हमारे पास एविडेंसेस हैं कि इन्होंने वाटर को मोबिलाइज करवाया, ठीक है ना। सो इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। अब सेमी एरिड रीजन पे है तो वाटर अगर आप मूव नहीं कराएंगे, वाटर को चैनलाइज नहीं कराएंगे तो इरिगेशन नहीं कर पाएंगे। इरिगेशन फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है। चलिए, वी हैव ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स। तो ऐसी जगहों के लिए हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं, कैसी नहरें बनाई हैं लोगों ने, कैनाल्स बनाई हैं, रिवर्स को जो है वो चैनलाइज करा है, रिवर के पानी को चैनलाइज करा है, और इस तरीके से रिवर के पानी को चैनलाइज करके ये उस जगह पर जो सिंचाई की गतिविधियां हैं उनको बहुत अच्छे से चला रहे हैं। सो वी हैव ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, ठीक है ना। हड़प्पा की बहुत सारी, जैसे अफगानिस्तान में एक साइट है शोटुघाई, तो ये जो साइट है, इस साइट में आपको कैनाल्स के एविडेंसेस मिलेंगे। लेकिन ये कैनाल्स के एविडेंसेस आपको हर जगह नहीं मिल जाएंगे, कुछ कुछ जगह हैं जहां पे कैनाल्स के एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, खासकर ऐसी एरिया में जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट में है। तो अगर वाटर अवेलेबल है सफिशिएंट अमाउंट में, या वहां पर इजीली वाटर को चैनलाइज किया जा सकता है, तो फिर अननेसेसरी क्यों एक्सपेंडिचर्स करना, अननेसेसरी क्यों जो है वो हार्डवर्क करना, ठीक है। तो हमें कुछ कुछ जगहों पर जो इन जैसी एरिया में है, सेमी एरिड लैंड जैसी एरिया पे है, वहां पर कैनाल्स के एविडेंसेस मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह, जैसे हमें पंजाब और सिंध जैसे इलाकों पे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि पंजाब और सिंध जैसे इलाके जो हैं, ये सिंध वाला इलाका होगा आपका, ये, ठीक है, ये, इसके अलावा ये पंजाब वाला इलाका हो गया आपका, ये जहां आज हड़प्पा है। तो यहां पर रिवर्स अवेलेबल है, जल जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, तो इसलिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन लंबे समय पर क्या होता था, लंबे समय पर यह सिचुएशन होती थी कि ऑब्वियसली जब कैनाल्स फ्लो होती हैं, पानी बड़े अमाउंट में, बड़े वॉल्यूम में फ्लो होता है, तो अपने साथ बहुत सारी डिपोजिशंस को भी लेके फ्लो होता है। तो डिपोजिशन क्या होता है, पानी तो आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन डिपोजिशन जो है एज पर द डेंसिटी वो सेटल होता चला जाता है। तो कैनाल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि बड़े लंबे समय में ये सिल्टेड हो जाती थी, यानी वहां पर डिपोजिशंस जमा हो जाते थे, ठीक है ना। तो फिर ऐसे सिचुएशन में कई जगहों पर वेल्स के भी इस्तेमाल किए गए हैं, कुओं के भी इस्तेमाल किए गए। हमें ये सारे एविडेंसेस मिले हुए हैं, कैनाल्स के एविडेंसेस मिले हुए हैं, हमें एविडेंसेस वेल्स के भी मिले हुए हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पर हमें कुएं के एविडेंसेस मिले हैं, तो माइट भी ऐसे सिचुएशंस में वेल्स का भी इस्तेमाल किया गया होगा, यानी कुओं का इस्तेमाल किया गया होगा फॉर द इरिगेशन, यानी कि सिंचाई की एक्टिविटीज के लिए। होपफुली ये क्लियर हो गया आपको। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, द अनदर थिंग इज रिजर्वायर। अब ये क्या प्रूफ करता है, ये प्रूफ करता है कि हड़प्पन्स की वाटर कंजर्वेशन की जो नॉलेज है वो भी अच्छी खासी थी। मतलब आप अगर देखें तो आप ये कह सकते हैं कि हड़प्पन्स जो है वो लगभग कोई ऐसा डोमेन नहीं है जो इनसे अनटच्ड हो, हर डोमेन के बारे में जानते हैं। अब कृषि के लिए पानी को सुरक्षित करना, या शायद बाकी दूसरे पर्पस के लिए भी कभी पानी को सुरक्षित रखना, कंजर्व करना, ये आज मॉडर्न टाइम में इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। तो आज से 5000 साल पहले भी हड़प्पन्स इस बारे में अवेयर थे कि हम वाटर रिजर्वायर्स बना लें और वाटर को कंजर्व करें, तो ये बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस में इस्तेमाल होगा। वी हैव एविडेंसेस ऑफ सच वाटर रिजर्वायर। आप एक इमेज देख रहे हैं यहाँ पर, ये इमेज जो है ये कहाँ की है, ढोलावीरा। सो ढोलावीरा इज द साइट विच इज लोकेटेड इन गुजरात। यहां पर एक भव्य विशाल वाटर रिजर्वायर के एविडेंस मिले हुए हैं। वाटर रिजर्वायर का जो एविडेंस मिला हुआ, ये आप देखिए, इसका ये एक स्क्वायर शेप वाटर रिजर्वायर है, अच्छी खासी डेप्थ है इसकी। ये वाटर रिजर्वायर जो है
स्क्वायर शेप्ड है, ये स्क्वायर शेप, ठीक है। और इसकी जो ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हो गया, ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन हो गया इसका, ठीक है। अप्रॉक्स 30 फीट के आसपास चौड़ाई है, 30 फीट के आसपास। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट इसकी विड्थ तो देखोगे तो 30 फीट के आसपास, अच्छी खासी, ठीक है। 70 फीट के आसपास जो है इसका नॉर्थ टू साउथ जो वो है लेंथ है। तो सफिशिएंट अमाउंट में आप देखेंगे। फिर ये जो नीचे ये थ्रू द स्टेयर्स पैसेज बना हुआ है, 30 सीढ़ियां यहाँ पे दिखती हैं, और इस तरीके से ये अच्छी खासी डेप्थ अपने आप में लिए हुए। सो इट इंडिकेट्स, अब देखो ये चीज लिखी नहीं है कहीं पर कि वाटर रिजर्वायर यहाँ पर मतलब किस तरीके से काम करता था, कौन कौन से पर्पस के लिए यहाँ पर पानी जो है वो स्टोर किया जाता था, कहाँ कहाँ चैनलाइज किया जाता था, ये चीज़ लिखी नहीं है। शायद कहीं पे लिखी भी होगी तो वी कैन नॉट डिकोड इट, वी कैन नॉट डिसाइफर इट, बट वी कैन जस्ट फिगर इट आउट। हमने जब इसको एक्सकेवेट किया तो देखने के बाद हिस्टोरियंस को बहुत अच्छे समझ में आ गया कि रिजर्वायर का क्या यूज होता है, और इन्होंने वो ऑब्जर्वेशंस यहाँ से ड्रॉ कर लिए। तो ये सारे जो एक्सकेवेशन से मिले हुए एविडेंसेस हैं, ये प्रूव करते हैं कि हड़प्पन्स को एग्रीकल्चर के बारे में अच्छा खासा पता था। अब एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड कुछ और, या मैं कह दूं कि उनके आर्टिफैक्ट से रिलेटेड कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एविडेंसेस मिलते हैं, तो जब ये एविडेंसेस मिलते हैं तो कैसे उनको आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उनका कैसे उनको रिलेट किया जाता है। तो मैंने अभी थोड़ा सा आपको हिंट दिया इसी वीडियो में, और फिर से आगे बता देता हूं। तो देखो क्या होता है कि बड़ा इजी है, इजी तो देखो नहीं है, लेकिन जब कुछ रास्ता नहीं बचता है तो फिर यही चीज बचती है कि हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, हमारा जो यूज है किसी चीज को लेके, तो अगर हमें वैसी ही कोई चीज दिखती है तो हम सिंपली हमारे दिमाग में जो चीज ऑलरेडी है या हमारा जो नॉलेज है उस चीज से रिलेटेड, हम उसमें उसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर बड़े अमाउंट में सैडल कॉइन्स मिले हुए हैं, सिलबट्टे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हुए हैं। अब हमारा जो नॉलेज है वो तो इसी चीज को लेके है कि भाई इससे किसी चीज को पीसा जाता है, तोड़ा, बारीक बारीक जो है पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। तो दिस इज द नॉलेज दैट वी हैव। तो डेफिनेटली जब हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो हिस्टोरियंस ने क्या किया, हिस्टोरियंस ने उन आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन नॉलेज और ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज विथ द मॉडर्न थिंग, कि आज के जमाने में हम इस चीज का आधुनिक समय में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपको स्टोन के बहुत सारे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मिले, जिनमें कुछ छोटे छोटे सिलेंड्रिकल स्टोन्स हैं, कुछ इस तरीके के ब्रॉड स्टोन्स हैं। तो ऐसा अंदाजा लगाया कि भाई दो ही काम हो सकते हैं इनसे, या तो क्या किया गया होगा, या तो ब्रेक करने के लिए इन चीजों को इस्तेमाल किया गया होगा, कि मान लो जैसे हर्ब्स वगैरह हो गए, ठीक है, दवाइयां वगैरह हो गई, मेडिसिन हो गई, तो इन मेडिसिन को क्या किया जाएगा, इन मेडिसिन को छोटे छोटे अमाउंट में कूटा जाएगा यहाँ पे, और इसके अलावा क्या किया जाएगा, ग्रेन्स जो है इन ग्रेन्स को ग्राइंड भी किया जा सकता है। तो हो सकता है फिर इस तरीके से करके ग्रेन्स को ग्राइंड किया गया होगा। तो दीज आर दी थिंग दैट वी आर डूइंग एक्चुअली, ये हम आज के समय में कर रहे हैं। हमने इसको रिलेट कर लिया इसको बहुत आसानी से अपने मॉडर्न टाइम से। तो ये वो तरीका है जैसे हम हड़प्पा में मिले हुए आर्टिफैक्ट्स को जांच रहे हैं, या अपने समय से उसको रिलेट करके उसका यूटिलाइजेशन, उसकी यूटिलिटी को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी पोर्शन यहां पर हम लगभग कवर करते हैं। आपके बैचेस क्लास 11th और क्लास 12th के बैचेस जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, और वी आर इन्वाइटिंग यू टू ज्वाइन दैट बैच स्टिल। अभी तो बस हम बहुत इनिशियल फेज पर हैं, तो यू कैन ज्वाइन इट स्टिल। इंसेप्शन बैच इज फॉर क्लास 11th, और ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट मिस है, ध्यान रखिएगा आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो यहाँ पर। क्लास 11th में 3 सब्जेक्ट्स तो यहाँ पर प्रॉपरली चल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा प्लेटफॉर्म में और दूसरे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ज्योग्राफी और बाकी चीजें, तो यू कैन अवेल 2 सब्जेक्ट्स एज वेल। तो ये क्लास 11th का इंसेप्शन बैच है। इसी आपको चैनल पे, इसी पे सोशल स्कूल पे डिटेल्ड भी मिल जाएगा कि भाई क्या क्या फायदे हैं आपको ये इंसेप्शन बैच ज्वाइन करने के। लाइव क्लासेस जो है वो कवर हो रही हैं इसमें, ठीक है, 500+ लाइव क्लासेस कवर कर सकते हैं, और मतलब इन क्लासेस को आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन, तो रियल टाइम डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं वहां पे। आप
पढ़ेंगे, पढ़ने के दौरान इनके वैसे तो क्लासेस में ही मैक्सिमम चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ बचा हुआ है दिमाग में मान लो कहीं पर, तो यू हैव दैट ऑप्शन, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे यहाँ पे। यू विल गेट क्लास नोट्स आपको बाकायदा मिलेंगी। मतलब ऐसा नहीं परेशान होना है कि पहले दिन दूसरे दिन क्लास में आए तो क्लास नोट्स नहीं मिली तो परेशान हो गए। यू विल गेट डेडिकेटेड क्लास नोट्स प्रॉपरली आपको मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ऐसा ही क्लास 11 के साथ साथ दूसरा बैच है आपका क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, विक्ट्री बैच, नाम ही हमने रखा विक्ट्री बैच। द मीनिंग इज एक्सप्रेसिंग, अपने आप में वो मतलब समझा रहा है कि हम आपकी विक्ट्री, आपकी विजय के लिए जो है वो एस्पायर हो रहे हैं इसमें, और आपको भी चाहते हैं कि आप भी वही एस्पायर करें डेफिनेटली। तो द सेम बेनिफिट्स दैट यू गेट इन क्लास 11 वाले इंसेप्शन बैच में, वही बेनिफिट आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, इन बैचेस को जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको आपकी पढ़ाई में एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है, पढ़ने के पैटर्न में एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है। सबसे पहली चीज आपको मिल जाती है इंटरेक्शन विद योर टीचर। आपके टीचर से इंटरेक्शन जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ख्याल से, है ना। आपको लगता है कई बार कि जो टीचर हमें पढ़ा रहा है उससे हम थोड़ा सा इंटरेक्ट भी करते रहें, क्योंकि ऑनलाइन में यूट्यूब में आपको वो इंटरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो इंटरेक्शन टीचर के साथ में बाय यूजिंग चैट्स, इमोजीज, ये सब। फिर यू कैन आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब, तो ये बहुत बड़ा उम्दा मेरे ख्याल से हो गया बेनिफिट। फिर द लाइव पोल ऑप्शन फॉर क्विजेस, तो जब आप पढ़ रहे हैं, जो भी लर्न कर रहे हैं, तो वो आप एसेस कैसे करेंगे, आपको उसको एसेस करने के लिए एक दूसरा बेनिफिट मिल जाता है, लाइव पोल ऑप्शन, ठीक है। फिर यू कैन कम्पीट विद योर फ्रेंड एज वेल। अब आपको तो अपनी प्रोग्रेस पता है, अब आपका मन है कि मैं ये भी चेक करूं थोड़ा सा, या हम देखें थोड़ा सा इंटरैक्टिव तरीके से कि ग्रुप स्टडी कर लें, थोड़ा ग्रुप असेसमेंट कर लें कि भाई कितना किसने सीखा हुआ है। सो देयर इज ऑप्शन फॉर पोल लीडर बोर्ड, यू कैन कम्पीट विद योर फ्रेंड्स इन दिस ऑप्शन पोल लीडर बोर्ड। एंड द बेस्ट थिंग इज स्कॉलरशिप टेस्ट, यू कैन कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, और आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी जिससे आपकी पढ़ाई और आसान हो सकती है, ठीक है। हाउ यू कैन अवेल इट, ये सारा कुछ आप कैसे अवेल कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है यूजिंग द कोड इंद्र, इस कोड को यूज करेंगे, INDRA, यूज दिस कोड टाइप करेंगे वहां पे, और जब आप पे करेंगे तो उसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट्स मिलेंगे, और आप आसानी से बैच को एनरोल कर पाएंगे, ठीक है। कनेक्ट विथ अस, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए सोशल स्कूल का, ठीक है। बैचेस में भी जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रॉपर लिंक मिल जाएगी, तो फिर आप वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं सोशल स्कूल से। सो होपफुली ये लेक्चर आपके लिए काम का था। आपने आज इस लेक्चर में जो समझना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, वो समझ लिया है। कोई भी डाउट हो तो बताइए कमेंट करके, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अच्छे से सॉल्यूशन चाहिए तो आइए बैचेस में हम फेस टू फेस उसको डिस्कशन करके रिजॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं जल्द से जल्द आऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद सोशल स्कूल। थैंक यू।